हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 16 तक कवर कर दिया था एसआरए में। अब हम सेक्शन नंबर 17 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 17 बोलता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेल या फिर लेट मतलब या तो सेल का बात कर रहा है या तो लीज का बात कर रहा है, किसका? प्रॉपर्टी के, बाय वन ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास कोई भी टाइटल नहीं है, तब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्लॉज 1 में यही बताया गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर। मतलब जो बेच रहा है या फिर जो लीज पर दे रहा है, उन दोनों के फेवर में कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा क्योंकि उनके पास टाइटल नहीं है। अब आते हैं इसके क्लॉज ए में, ये बताया गया है हु हिमसेल्फ हु नोइंग हिमसेल्फ टू हैव एनी टाइटल टू द प्रॉपर्टी हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल और लेट प्रॉपर्टी। मतलब वो ये जानता था कि उसके पास कोई भी टाइटल नहीं है, तब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। या फिर हु though he entered into the contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties or by the court for the completion of sale or letting give the purchase or lease lessee a title free from reasonable doubt। मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था, उसको लग रहा था, वो बिलीव करता था कि उसके पास गुड टाइटल है, बट वो प्रॉपर्टी का एक्चुअल टाइटल डिलीवर करने में संभव उसके पास है ही नहीं। मतलब वो ये प्रॉपर्टी का टाइटल डिलीवर नहीं कर सकता था एट द टाइम फिक्स्ड बाय द पार्टी। जिस टाइम पे पार्टीज को वो चाहिए था, उस टाइम पे उसके पास टाइटल नहीं था और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके पास टाइटल है, तब भी वेंडर और लेसर के खिलाफ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जाएगा। ये था सेक्शन 17। और क्लॉज 2 में ये बोल दिया गया कि यही जो सेक्शन 17 है वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी अप्लाई होगा। तो ये कहीं ना कहीं अपना सेक्शन नंबर 13 के जैसा रिलेट करता है, इसीलिए हमेशा सेक्शन 13 और 17 को आप साथ में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों के कंसेप्ट लगभग सेम है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 में बताया गया है नॉन एन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। एक्सेप्ट विथ वेरिएशन, एनफोर्समेंट मतलब नॉन एन्फोर्समेंट, कोई चीज़ का एनफोर्स कराना और उसको एनफोर्स नहीं कराना। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, पहली बात तो अपन वेरिएशन को समझते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें प्लेंटिफ ने कोई वेरिएशन कर दिया। सपोज करिए कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन देने की बात हुई थी, अब वो कॉटन को हटा के यहाँ पे लिख दिया सिल्क, तो ये हो गया वेरिएशन। अब अगर ये वेरिएशन कंटिन्यू रहा तो इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर जब भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना होगा, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, अब जो ये वेरिएशन होगा जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इसका एनफोर्समेंट नहीं होगा। यही बात की गई है सेक्शन नंबर 18 में। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 18 के अंदर में, वेयर अ प्लेंटिफ सिक्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर प्लेंटिफ चाहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वो राइटिंग में है। टू विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ वेरिएशन, जिसमें डिफेंडेंट ने कोई वेरिएशन कर दिया है, तब प्लेंटिफ कैन नॉट ऑब्टेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सॉट एक्सेप्ट विद द वेरिएशन सो सेटअप इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब प्लेंटिफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकता जब तक कि वो वेरिएशन हटा नहीं दिया जाता। जो वेरिएशन किसके द्वारा किया गया है? डिफेंडेंट के द्वारा किया गया है। अब इन द फॉलोइंग केसेस नेमली, अब कौन से केसेस में ये हटाना होगा? वेयर बाय फ्रॉड, कोई फ्रॉड कर हुआ है, फ्रॉड मतलब ऐसा वेरिएशन है जो कि फ्रॉड को बढ़ावा दे रहा है और उससे फ्रॉड हो सकता है। या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब समझ लीजिए एक व्यक्ति ने 100 कोई बैग का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है डिफेंडेंट है, उसके पास ऐसी मशीन है ही नहीं कि वो 100 बैग बना के दे पाए। उसके पास ऐसी मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ 20 बैग दे सकती है। तब
यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है वो, कि भाई उसके पास उसको ये पता तो नहीं है तब, या फिर ऐसा कोई वो जानबूझ के कर रहा है सजेशन विच इज़ नॉट ट्रू, जैसा कि हमने सेक्शन 17 में पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि फ्रॉड क्या होता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करता है ऐसा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे विच परफॉर्मेंस इज शॉर्ट, जिसका परफॉर्मेंस कराने के लिए मांग कर रहा है कौन, प्लेंटिफ, इज इन इट्स टर्म्स और इफेक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम द पार्टीज एग्रीड टू। और जो कॉन्ट्रैक्ट में ये वेरिएशन हुआ है वो उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है जैसा कि पार्टीज ने पहले एग्री किया था, और डज नॉट कंटेन ऑल टर्म्स एग्रीड टू बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच डिफेंडेंट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यही बात की गई है क्लॉज ए में। तब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा जब तक इस वेरिएशन को हटा नहीं दिया जाता। क्लॉज बी में बताया गया है कि वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज वॉज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट विच द कॉन्ट्रैक्ट एज फ्रेम्ड इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। वेयर द ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट था पार्टीज का टू प्रोड्यूस अ सर्टेन लीगल रिजल्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से एक पर्टिकुलर लीगल रिजल्ट आना था विच द कॉन्ट्रैक्ट एज टू फ्रेम इज नॉट कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस। और ये जो है डिफेंडेंट के वेरिएशन से अब वो जो प्रोड्यूस होना चाहिए था, जो लीगल रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है, उस वेरिएशन को भी हटाना होगा। जब तक वो वेरिएशन नहीं हटाया जाएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्समेंट नहीं होगा। क्लॉज सी में बताया गया वेयर द पार्टीज हैव सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरिड इट टर्म्स, मतलब पार्टीज जो है वो सब्सिक्वेंटली टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जीक्यूशन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का वेरिड कर देता है टर्म्स को, तब भी उसका एनफोर्समेंट नहीं होगा, क्योंकि जब तक उस वेरिएशन को हटाया नहीं जाएगा तब तक प्लेंटिफ को वो एनफोर्समेंट नहीं करवा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का शूट नहीं कर सकता। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 15 से रिलेट करता है। यहाँ पे बताया गया सेक्शन नंबर 19 में कि रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज, जो रिलीफ है जिसके अगेंस्ट में पार्टीज के अगेंस्ट में मांगा जा रहा है जो रिलीफ, एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो यहाँ पे बताया गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट है उसको किसके अगेंस्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया आइदर पार्टी। उसके बाद यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाइज और पॉइंटर्स ही याद रखना होगा, क्योंकि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में से इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसमें सिर्फ आइदर पार्टी आप याद रख सकते हैं। दूसरे में आप ये याद रख सकते हैं कि ट्रांसफरी फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस। तो आप ये याद रख सकते हैं ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस। उसके बाद तीसरे में आप याद रख सकते हैं एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर टाइटल। उसके बाद सी ए में ये याद रख सकते हैं कि अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो किसी के साथ एमलगेमेंट हो जाती है तो वो जो न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी वो लाइबल होगी। उसके बाद वही चीज़ आ गई है कंपनी को लेके, अगर कोई कंपनी है वो एमलगेमेंट हो जाती है तो जो नई कंपनी बनेगी वो लाइबल होगी। तो यही है इसका सेक्शन नंबर 19। तो ये यहाँ तक हमने 16, 17, 18 और 19 ये जो है एक पर्टिकुलर चैनल है और एक पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से डायरेक्टली डील करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 16, जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। और कभी कभार सेक्शन नंबर 18 जो वेरिएशन की बात कही जा रही है वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। सेक्शन 17 और 19 जनरली पेपर में आते नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको इनको पढ़ना नहीं है, इनका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है और एकदम इजी सेक्शंस हैं। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपने थोड़े हार्ड नेचर के कारण ही जाना जाता है। तो अब इस लेक्चर के बाद आपको ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट थोड़ा इजी लगना लगा होगा, तो आप सेक्शन 17 और 19 को याद रख सकते हैं फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव से। बाकी ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।